नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धमाका जीके पर। दोस्तों आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ एजुटेरिया करंट अफेयर्स का नया एडिशन जो अप्रैल 2023 का है। और इस वीडियो में हम हाल ही के वर्षों में शुरू किए गए नए दिवस वर्ष 2022 से 23 में आए तूफान चक्रवात के बारे में जानेंगे। और साथ ही वर्ष 2023 में किन किन राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, उनके नतीजे क्या निकले। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने अप्रैल 2022 से लेकर मार्च 2023 तक जो मिशन संपन्न किए हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और भारत सरकार के विभिन्न विभागों जैसे सीबीआई, एनसीबी, आरपीएफ, भारतीय सेना, इनके द्वारा जो ऑपरेशन चलाए गए और पूरे किए गए उनके बारे में हम जानेंगे। और वर्तमान में भारत कौन कौन सी कोविड वैक्सीन का उपयोग करता है, ये सभी करंट अफेयर्स हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। दोस्तों आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिल सके। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें दिए गए हैं हाल ही के वर्षों में शुरू किए गए नए दिवस। हाल ही के वर्षों में शुरू किए गए नए दिवस की कौन कौन से नए दिवस शुरू किए गए हैं। पहला हमारे पास अंतरराष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस। अंतरराष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस जो मनाया जाएगा 3 नवंबर को। और 3 नवंबर 2022 को पहली बार बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 3 नवंबर 2022 को पहली बार बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। ये आप जरूर याद रखें, आपसे पूछ लिया जा सकता है कि अंतरराष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाया जाता है, जो अभी हाल ही में शुरू किया गया है। तो आंसर इसका 3 नवंबर से, 3 नवंबर को मतलब ये मनाया जाएगा। दूसरा हमारे पास प्रेरणा दिवस। प्रेरणा दिवस जो मनाया जाएगा 17 मार्च को। 17 मार्च को ये मनाया जाएगा। किस कारण से, ये भी हम पढ़ लेते हैं कि कर्नाटक सरकार ने दिवंगत अभिनेता पुनीत राजकुमार के जन्मदिन पर, पुनीत राजकुमार के जन्मदिन पर प्रेरणा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। 17 मार्च को, 17 मार्च को मनाया जाएगा ये प्रेरणा दिवस। जो किस कारण मनाया जाएगा, ये है पुनीत राजकुमार के जन्म दिवस के अवसर पर। मतलब पुनीत राजकुमार के जो जन्मदिन है उसको प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कर्नाटक सरकार ने इसे घोषित किया है। आगे हमारे पास अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनिया दिवस। अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनिया दिवस तो ये है 10 मई को मनाया जाएगा। और आर्गन के पेड़ को महत्व को पहचानने के लिए संयुक्त राष्ट्र का पहला अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनिया दिवस 10 मई 2021 को मनाया गया है। ये पहली बार जो मनाया गया है 10 मई 2021 को मनाया गया है। तथा दूसरा अंतरराष्ट्रीय जो दिवस मनाया गया ऑर्गेनिया दिवस, ये 10 मई 2022 को मनाया गया है। और जो अब 2023 में मनाया जाएगा, मई 2023 में मनाया जाएगा 10 मई 2023 को, ये होगा इसका तीसरा, ये इसको होगा इसका तीसरा होगा, तीसरी बार इसे मनाया जाएगा अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनिया दिवस। और जो इसको मनाने का जो प्रस्ताव भेजा था वो मोरक्को देश ने भेजा था। मोरक्को देश ने भेजा था संयुक्त राष्ट्र को। तो उन्होंने जो है मोरक्को देश का जो प्रस्ताव है वो स्वीकार कर लिया था। तो स्वीकार करने के बाद इसको 2021 में ये पहली बार मनाया गया है अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनिया दिवस 10 मई को। आगे हमारे पास समानता दिवस जो कि मनाया है 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल को तमिलनाडु सरकार ने भीमराव अंबेडकर की जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तमिलनाडु सरकार ने भीमराव अंबेडकर की जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। यानी कि जो तमिलनाडु सरकार है वो 14 अप्रैल को जो भीमराव अंबेडकर का जो जन्म दिवस तिथि होती है, तो उस तिथि को इन्होंने अंबेडकर जयंती को है जो इन्होंने समानता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय कर लिया है। तो 14 अप्रैल को ये मनाया जाएगा। और जो 17 मार्च को है ये कर्नाटक सरकार ने घोषित किया है पुनीत राजकुमार के जन्म दिवस को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाने के लिए। तो ये भी आप दोनों बातें याद रखें। आगे हमारे पास सामाजिक न्याय दिवस। सामाजिक न्याय दिवस तो सामाजिक जो न्याय दिवस है वो मनाया जाएगा 17 सितंबर को। 17 सितंबर को। और ये शुरू किया है तमिलनाडु सरकार ने ईवी रामास्वामी की जयंती पर सामाजिक न्याय दिवस मनाने की घोषणा की है। तो इन्होंने ये घोषणा की है तमिलनाडु सरकार ने ईवी रामास्वामी की जयंती पर सामाजिक न्याय दिवस। तो ये भी आप जरूर याद रखें कि तमिलनाडु सरकार ने 2 दिवस ये घोषित कर दिए हैं, एक तो 17 सितंबर और एक 14 अप्रैल। और अपने ही राज्य में मनाए जाने की इन्होंने घोषणा की है। एक तो 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर की जयंती को समानता दिवस के रूप में और ईवी रामास्वामी की जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में। तो ये दोनों ही बातें आप याद रखें। आगे हमारे पास समर्पण दिवस। समर्पण दिवस जो कि मनाया जाएगा 11 फरवरी को। 11 फरवरी को समर्पण दिवस। और ये मनाया जाएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में। मतलब कि उनके जो निधन है उनके उपलक्ष्य में ये मनाया जाएगा समर्पण दिवस।
राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा और ये 2022 के मार्च महीने में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने प्रति वर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने प्रति वर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की है मार्च 2022 को। और इस दिवस का जो आयोजन है, इस दिवस के आयोजन का जो उद्देश्य है वो है डॉल्फिन की प्रजातियों के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाना। डॉल्फिन की प्रजातियों के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाना 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। आगे है मैत्री दिवस जो कि 6 दिसंबर को मनाया जाएगा। भारत और बांग्लादेश ने 6 दिसंबर को फ्रेंडशिप डे के रूप में मनाने का फैसला किया है। इस दिन वर्ष 1971 को भारत ने बांग्लादेश को मान्यता दी थी। क्यों मनाया जाएगा? क्योंकि इसी दिन 1971 को 6 दिसंबर 1971 को भारत ने बांग्लादेश को मान्यता दी थी। तो 6 दिसंबर को मनाया जाएगा मैत्री दिवस। किस उपलक्ष्य हेतु? भारत और बांग्लादेश का मैत्री दिवस के उपलक्ष्य के हेतु। महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 27 सितंबर को मनाया जाएगा और संयुक्त राष्ट्र तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दोनों ने मिलकर 27 दिसंबर को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस इसे घोषित किया है। महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया है 27 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन दोनों ने मिलकर। ये भी आप जरूर याद रखें। आगे हमारे पास राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाएगा 16 जनवरी को। भारत में पिछले 2 वर्षों में स्टार्टअप की संख्या में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए केंद्र सरकार ने 16 जनवरी को इसके लिए जो दिवस है मनाने की घोषणा की है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को, ये आप जरूर याद रखें। आगे है पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस जो मनाया जाएगा वो 23 जनवरी को मनाया जाएगा और सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म दिवस के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया था और अब प्रत्येक साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 23 जनवरी को मनाया जाएगा राष्ट्रीय पराक्रम दिवस। आगे दिया गया है हमें वीर बाल दिवस। वीर बाल दिवस जो कि मनाया जाएगा 26 दिसंबर को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों को श्रद्धांजलि देने हेतु प्रत्येक साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। किसने की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों को श्रद्धांजलि देने हेतु 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस, 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस। आगे है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस जो कि मनाया जाएगा 14 अगस्त को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को प्रति वर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया क्योंकि इसी दिन भारत तथा पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। आगे हमारे पास जनजातीय गौरव दिवस। जनजातीय गौरव दिवस जो कि मनाया जाएगा 15 नवंबर को प्रत्येक साल। राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस जो कि मनाया जाएगा प्रत्येक साल 15 नवंबर को। भगवान बिरसा मुंडा की जन्म दिवस को अब प्रत्येक वर्ष जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला केंद्र सरकार ने लिया है। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को अब प्रत्येक वर्ष जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला केंद्र सरकार ने लिया है। तो ये भी आप जरूर याद रखिए, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट दिवस है, जनजातीय गौरव दिवस। जनजातीय गौरव दिवस जो कि मनाया जाएगा 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस जो कि मनाया जाएगा 7 अगस्त को। टोक्यो ओलंपिक में भारत को जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा द्वारा एकमात्र स्वर्ण पदक मिलने की उपलब्धि में प्रत्येक साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस के रूप में ये घोषित किया है और फैसला लिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को प्रत्येक साल मनाया जाता है। दोस्तों आगे हमारे पास वर्ष 2022 से 23 में आए तूफान चक्रवात। वर्ष 2022 से 23 में आए तूफान चक्रवात, तो इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सा जो तूफान या जो चक्रवात है वो किन किन देशों से प्रभावित किया है, किन किन देशों को प्रभावित किया है। तो हमारे पास है बम चक्रवात जो कि अभी दिसंबर 2022 में ये आया है। ये आया है अमेरिका और कनाडा के क्षेत्रों में। अमेरिका और कनाडा को इसने प्रभावित किया है बम चक्रवात ने। मैंड्रूस जो आया है दिसंबर 2022 में भारत में चेन्नई तट पर, और जो इसका नामकरण किया है वो यूएई ने किया है। मैंड्रूस चक्रवात जो आया है भारत में चेन्नई तट पर आया है
इसका जो नामकरण है वो यूएई ने किया है, यूएई ने किया है, ये आप जरूर याद रखें। मैंड्रूस चक्रवात। नलगे यानी कि पैंग जो चक्रवात है, तूफान है, ये आया है नवंबर 2022 में फिलीपींस में। जूलिया अक्टूबर 2022 में मध्य अमेरिकी क्षेत्र में। तितरंग अक्टूबर 2022 में पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश में। इसका नामकरण किया है थाईलैंड ने। तितरंग जो चक्रवात है इसका नामकरण किया है थाईलैंड ने। जो मैंड्रूस है इसका नामकरण किया है यूएई ने, ये आप जरूर याद रखें। आगे हमारे पास बोनी चक्रवात। बोनी चक्रवात ये आया है जुलाई 2022 में मैक्सिको, कोस्टारिका इत्यादि इनके क्षेत्रों में ये टकराया है, बोनी चक्रवात, ये भी आप जरूर याद रखें। आसानी मई 2022 में आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा में ये आया है और इसका नामकरण किया है श्रीलंका ने। इसका नामकरण किया है श्रीलंका ने। आसानी चक्रवात का नाम रखा है श्रीलंका ने और सितरंग जो चक्रवात है इसका नाम रखा था थाईलैंड ने। जो मैंड्रूस जो ये तूफान है इसका नाम रखा है यूएई ने। तो ये आप जरूर याद रखें। और ये किन किन देशों को ये चक्रवात हैं जो ये तूफान प्रभावित किए हैं, तो ये भी आप जरूर याद रखें। आगे है दोस्तों हमारे पास 2023 में राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजे। इसकी जो मतगणना की गई है वो 2 मार्च 2023 को संपन्न की गई है। 2 मार्च 2023 को इनकी मतगणना संपन्न की गई है। सबसे पहले हमारे पास मेघालय राज्य दिया गया है। तो मेघालय राज्य में कुल विधानसभा सीटें हैं 60। कुल विधानसभा सीटें हैं 60 और इनके जो चरण रखे गए थे 60 सीटों पर कि भाई कितने चरणों में ये चुनाव संपन्न किए जाएंगे, वो था केवल एक चरण। एक ही चरण में सभी सीटों पर चुनाव इनमें संपन्न किए गए हैं। और जो वोट डाले गए थे इसमें 27 फरवरी 2023 को डाले गए थे। 27 फरवरी 2023 को डाले गए थे और जो इसके नतीजे थे ये 2 मार्च को संपन्न किए गए हैं। और इसमें जो जीती गई है, सबसे बड़ी पार्टी जो जीती गई है वो जीती गई है नेशनल पीपुल्स पार्टी, जो कि 26 सीटों पर विजय हासिल की है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि साथ ही जो ये 60 सीटें थी ना, इन पर जो चुनाव है उनमें से एक सीट पर वोटिंग नहीं हो पाई। एक सीट पर मतलब जो चुनाव है पोस्टपोन कर दिया गया था। यानी कि कुल 59 सीटों पर 59 सीटों पर ही चुनाव हुए थे मेघालय राज्य में। होने तो 60 पर थे पर एक सीट पर जो चुनाव है वो पोस्टपोन कर दिया गया था। वो सीट थी सोहियोंग सीट, सोहियोंग सीट थी। तो उस पर जो मतदान है वो स्थगित कर दिया गया था। इसका जो कारण था ना वो था कि जो पूर्व मंत्री थे और उम्मीदवार थे यूडी पीके एचडीआर लिंगदो, एचडीआर लिंगदो, इनका जो है हृदय गति रुक गई थी। हृदय गति इनकी रुक गई थी तो इनका निधन हो गया था। तो हृदय गति रुक जाने के कारण उस सीट पर जो चुनाव है ये स्थगित कर दिया गया था और 59 सीटों पर इसके चुनाव हुए थे मेघालय राज्य में। होने तो 60 पर थे, 60 का चयन किया गया था पर हुए 59 पर। और इसका कारण था पोस्टपोन जो किया गया एक सीट पर वो था कि एचडीआर जो लिंगदोह थे इनका हृदय गति रुक जाने के कारण निधन हो गया था। तो ये भी आप जरूर याद रखें। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है कि मेघालय राज्य की जो एक सीट थी जिस पर चुनाव स्थगित किया गया था उसका कारण क्या था और वो कौन सी सीट थी। तो सीट का नाम है सोहियोंग सीट और कारण था कि जो उम्मीदवार थे एचडीआर लिंगदो उनका हृदय गति रुक जाने के कारण निधन हो गया था। दूसरा हमारे पास नागालैंड राज्य है। 3 राज्यों में हुए थे, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा में। तो इसमें भी 60 सीटें हैं टोटल नागालैंड राज्य में भी। और नागालैंड राज्य में भी 27 फरवरी को ही वोटिंग की गई थी और इसका भी एक ही चरण में चुनाव पूरा संपन्न किया गया था सभी सीटों पर। और यहाँ पर भी मैं आपको बता दूं कि 59 सीटों पर ही चुनाव हुआ था। यहाँ पर भी 59 सीटों पर ही चुनाव हुआ था और एक सीट जो थी इसका जो कारण था कि उस पर क्यों नहीं हुआ, तो इसका कारण था कि जो बीजेपी के एक प्रत्याशी थे तो उनको यहाँ पर निर्विरोधी चुन लिया गया था। मतलब कोई विरोधी नहीं हुआ, उनको निर्विरोधी यहाँ पर चुन लिया गया इस सीट पर। और सीट का नाम था अकीलूतो। अकीलूतो सीट थी जो कि जुनही बोटी जिले में ये स्थित है। जुनही बोटी जिले की स्थित है ये अकुलूतो। और यहाँ पर चुनाव जो है वो निर्विरोधी हो गया था। और जो यहाँ के जो बने थे विजेता वो थे कजेतो किनिमी, कजेतो किनिमी। इनको निर्विरोध ही चुन लिया गया था इस अकुलूतो सीट पर जो कि जुनोहे बोटी जिले में ये स्थित है। तो यहाँ पर निर्विरोधी इनको चुन लिया गया था। तो कुल यहाँ पर भी 59 सीटों पर ही चुनाव हुए थे और एक ही चरण में संपन्न किया गया। और यहाँ पे जो जीती है पार्टी वो है नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, 25 सीटें, 25 सीटें। और मैं आपको साथ के साथ नागालैंड के बारे में 2 करंट अफेयर्स की बातें और भी बता दूं कि जो अभी मैंने जो स्पीड डाली थी उसमें भी मैंने आपको ये बताया था कि जो नागालैंड की पहली महिला विधायक बनी है
हेक्कानी जकालू बनी है, हेक्कानी जकालू, नाम याद रख लीजिए आप अच्छे से, हेक्कानी जकालू। वो बनी है नागालैंड की पहली महिला विधायक बनी है पूरे अपने इतिहास के अंदर, नागालैंड के इतिहास के अंदर, अपने 60 साल के इतिहास के अंदर बनी है ये हेक्कानी जकालू। तो ये भी आप याद रख लीजिए, पहली महिला विधायक बनी है हेक्कानी जकालू। और ये मैंने आपको अपनी जो पीढ़ी की जो मैंने वन लाइनर करंट अफेयर्स अभी डाले थे मार्च 2023 के, तो उसमें भी मैंने आपको ये करवाया है प्रश्न। तो आप अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो आप उसे जरूर देखिए, सभी प्रश्न उसके भी बहुत ही जरूरी है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और एक बात और बता दूं मैं करंट अफेयर्स के इसके नागालैंड के बारे में, कि जो नागालैंड राज्य की विधानसभा है उसमें पहली महिला कैबिनेट जो मंत्री बनी है वो है सोलुओतु क्रूज, सोलुओतुनु क्रूज नाम है इनका, ये भी आप पढ़ लेना, ये भी इस पीढ़ी के अंदर दिया गया है, ये भी जो मैंने इस पीढ़ी अभी डाली है मार्च 2023 में, तो उसमें ये दोनों प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपने नहीं देखे तो आप उसे जरूर देख लीजिए। आगे हमारे पास है त्रिपुरा राज्य। तो त्रिपुरा राज्य में भी हुए हैं 60 सीटों पर चुनाव, 60 सीटों पर चुनाव हुए हैं। और इसमें जो मतदान हुए थे ना, ये 16 फरवरी को हुए थे, ये 16 फरवरी को हुए थे। इसके जो नतीजे आए थे वो 2 मार्च को आए थे, तीनों राज्यों के इकट्ठे आए थे। पर जो इस पे वोटिंग हुई है ना वो 16 फरवरी को हुई है, 16 फरवरी को हुई है। इनमें दोनों में 27 फरवरी को हुई थी, पर इसमें 16 फरवरी को वोटिंग की गई है। और इसमें भी एक ही चरण में चुनाव संपन्न किए गए हैं। और इसमें जो जीते हैं वो भारतीय जनता पार्टी जीती है 32 सीटों के साथ, 32 सीटों के साथ। और मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि जो मेघालय राज्य है इसके जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो हैं कोनराड संगमा, कोनराड संगमा। ये भी आप जरूर याद रखिए कि जो मेघालय राज्य है इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो कोनराड संगमा है। और अभी हाल ही में इनके नए राज्यपाल बना है मेघालय राज्य का फागू चौहान, फागू चौहान। आप अच्छे से याद कर लीजिए, आपसे राज्यपाल भी पूछा जा सकता है, तो ये भी आप जरूर याद रख लीजिए कि फागू जो चौहान है वो मेघालय राज्य के नए राज्यपाल बने हैं, फागू चौहान। और मुख्यमंत्री हैं इसके कोनराड संगमा, कोनराड संगमा। दूसरा हमारे पास नागालैंड राज्य है। तो नागालैंड राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं नेफ्यू रियो, नेफ्यू रियो। नागालैंड राज्य के मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो। साथ के साथ में आपको यह भी बता दूं कि जो नागालैंड राज्य है इसके जो मुख्यमंत्री है वो नेफ्यू रियो है, नेफ्यू रियो है नागालैंड राज्य के मुख्यमंत्री। और इसके जो राज्यपाल हैं वो एल ए गणेशन है, मतलब ला गणेशन ही बोलते हैं, ला गणेशन है। तो ये आप याद रख लीजिए कि क्योंकि ये भी अभी नए हाल ही में यहाँ पर बनाए गए हैं एल ए गणेशन, एल ए गणेशन ये राज्यपाल बने हैं नागालैंड राज्य के। और जो फागू चौहान ये मेघालय राज्य के बने हैं। और नेफ्यू रियो जो है ये नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं, नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो। और त्रिपुरा राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो है मणिका साहा, मणिका साहा, ये है त्रिपुरा राज्य के मणिका साहा। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं सत्यदेव नारायण आर्य, सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ के राज्यपाल हैं। तो मेघालय के राज्यपाल है फागू चौहान, नागालैंड के राज्यपाल है एल ए गणेशन, और त्रिपुरा राज्य के जो हैं सत्यदेव नारायण आर्य हैं यहाँ के राज्यपाल। तो ये आप जरूर याद रखिए, मुख्यमंत्री राज्यपाल भी। दोस्तों आगे हमारे पास भारत में उपयोग की जाने वाली कोविड वैक्सीन, भारत में उपयोग की जाने वाली कोविड वैक्सीन, तो पढ़ लेते हैं इनके बारे में भी कि भारत में कौन कौन सी कोविड वैक्सीन जो उपयोग की जाती है कोरोना के इलाज के लिए। पहले हमारे पास इनकोवैक जो कि इंट्रानेजल वैक्सीन है, इंट्रानेजल वैक्सीन है, और ये निर्माता कंपनी है इसकी भारत बायोटेक, भारत बायोटेक। दूसरी है एनोकोवैक्स जो कि इनएक्टिवेटेड है, SARS कोविड 2 डेल्टा ICAR प्लस NRC द्वारा इसकी निर्माता ये कंपनी है। तीसरी है कोविशील्ड, इस वैक्सीन का जो टाइप है वो है नॉन रिप्लिकेटिंग एडेनो वायरस वेक्टर, नॉन रिप्लिकेटिंग एडेनो वायरस वेक्टर है। और इसको बनाया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ICMR ने, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ICMR ने। कोवैक्सीन, कोवैक्सीन जो है ये है इनएक्टिवेटेड पैथोजोन बेसिड, इनएक्टिवेटेड पैथोजोन बेसिड है ये। और ये बनाई है भारत बायोटेक और ICMR ने, भारत बायोटेक और ICMR ने। रूस की स्पुतनिक वी, रूस की स्पुतनिक वी जो बनाई है ये है, इसका जो टाइप है वो है नॉन रिप्लिकेटिंग वायरल वैक्सीन, नॉन रिप्लिकेटिंग वायरल वैक्सीन। और इसको बनाया है गैमल्या रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये रूस का है, गैमल्या रिसर्च इंस्टीट्यूट इन्होंने बनाया है, रूस की है ये स्पुतनिक वी। और आगे हमारे पास अमेरिका की मॉडर्ना वैक्सीन, अमेरिका की मॉडर्ना वैक्सीन ये है, इसका जो टाइप है वो mRNA है। और इसको बनाया है मॉडर्ना कंपनी, अमेरिका की है ये मॉडर्ना कंपनी, इन्होंने इसको बनाया है, जो कि भारत में उपयोग की जाती है कोरोना के लिए।
अमेरिका का जॉनसन एंड जॉनसन, अमेरिका का जॉनसन एंड जॉनसन ये है नॉन रिप्लिकेटिंग वायरल वैक्सीन, नॉन रिप्लिकेटिंग वायरल वैक्सीन। और इसको बनाया है जॉनसन फार्मास्यूटिकल कंपनी, जॉनसन फार्मास्यूटिकल कंपनीज। जाइकोब डी ये है डीएनए बेस्ड, जाइकोब डी ये है डीएनए बेस्ड है और इसको बनाया है जॉयडस केडिला ने। कोवोवैक्स बनाया ये है, इसका टाइप जो है ये है प्रोटीन सब यूनिट है, प्रोटीन सब यूनिट। और इसको बनाया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। कॉर्बोवैक्स जो है ये प्रोटीन सब यूनिट है, प्रोटीन सब यूनिट है। और बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने इसको बनाए हैं, बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने इसको बनाया है। आगे हमारे पास स्पुतनिक लाइट, ये नॉन रिप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर है, इसको भी बनाए हैं गैमलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, गैमलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। ये सभी जो वैक्सीन है ये भारत में उपयोग की जाती हैं कोरोना के लिए। और इसकी निर्माता कंपनी, ये आप जरूर याद रखिए कि कौन कौन सी निर्माता कंपनी है जिन्होंने ये वैक्सीन बनाई है सभी। और भारत ने अपना कोविड टीकाकरण कार्यक्रम जो है ये 16 जनवरी 2021 को शुरुआत किया था तथा 17 जुलाई 2022 को भारत ने 200 करोड़ टीकाकरण कार्यक्रम का अपना अभियान पूरा किया था। ये भी आप जरूर याद रखिए कि 17 जुलाई 2022 को भारत ने 200 करोड़ अपना टीकाकरण जो है अपना पूरा कर लिया है कोरोना का। दोस्तों आगे हमारे पास हाल ही के वर्षों में इसरो द्वारा शुरू किए गए महत्वपूर्ण अभियान, हाल ही के वर्षों में इसरो द्वारा शुरू किए गए महत्वपूर्ण अभियान या जो मिशन थे इनके इसरो के, तो कौन कौन से वो तो हम पढ़ लेते हैं। पहले हमारे पास है वन वेब इंडिया 2, ये हुआ है मार्च 2023 में, मार्च 2023 में हुआ है। और इसका प्रक्षेपण यान था LVM-3M3 और इस मिशन के तहत 36 उपग्रहों को उनकी कक्षाओं में स्थापित किया गया था। इस मिशन के तहत 36 उपग्रहों को उनकी कक्षाओं में स्थापित किया गया था। वन वेब इंडिया 2 ये आप जरूर याद रखें। सेकंड पर है हमारे पास EOS-07, EOS-07 ये हुआ है फरवरी 2023 में। SSLV-2 ये प्रक्षेपण यान है इसका। और ये जो हुआ है EOS-07 जो है इसके साथ अन्य 2 उपग्रह थे, जानूस 1 जो कि अमेरिका का था और चेन्नई स्थित स्पेस किड्स इंडिया के आजादी सैट 2 को लॉन्च इसमें किया गया था। SSLV-2 प्रक्षेपण यान का नाम था, फरवरी 2023 में यह हुआ था। और उपग्रह था इसमें EOS-07, EOS-07 के साथ अन्य 2 उपग्रह थे, एक अमेरिका का जानूस और दूसरा था आजादी सैट जो कि चेन्नई में स्थित है, स्पेस किड्स इंडिया उसके बनाया हुआ था। EOS-06 ये हुआ है नवंबर 2022 में संपन्न और ये PSLV-C54 द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया था। ओशन सैट 3 और 8 अन्य नैनो उपग्रहों को इसमें लॉन्च किया गया था। ओशन सैट 3 और 8 अन्य नैनो उपग्रहों को इसमें लॉन्च किया गया था। EOS-06 नवंबर 2022। वन वेब इंडिया 1 ये वन वेब इंडिया 2 था और ये वन वेब इंडिया 1 था। ये हुआ था अक्टूबर 2022 में। LVM-3M2 अभियान इसका प्रक्षेपण यान का नाम था और यह LVM-3 का पहला वाणिज्यिक मिशन था। इसरो ने इस मिशन के द्वारा 36 कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च किए थे, 36 कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च किए थे। नेक्स्ट है EOS-02 ये हुआ था अगस्त 2022 में। SSLV-D1 और इसके द्वारा जो है EOS-02 इसरो ने विकसित किया था एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिसको प्रक्षेपित किया गया था EOS-02 को। PSEO मिशन जून 2022 में PSLV-C53 सिंगापुर के 3 उपग्रहों को इसमें सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया और इसके साथ अन्य 2 भारतीय स्टार्टअप कंपनियों के सैटेलाइटों को भी लॉन्च किया गया था। सिंगापुर के 3 उपग्रहों को सफलतापूर्वक इसमें लॉन्च किया गया था और इसके साथ 2 भारतीय स्टार्टअप कंपनियों के सैटेलाइटों को भी इसमें लॉन्च किया गया था। PSLV-C53 जून 2022 DSEO मिशन। आगे हमारे पास GSAT-24 जून 2022 में एरियन 5 ने इसको लेकर गया था, इसे एरियन 5। और ये हैं जो सैटेलाइट है टाटा कंपनी के DTH सर्विस प्रोवाइडर का ये काम करेगा। ये जो सैटेलाइट है ये टाटा कंपनी के DTH सर्विस प्रोवाइडर का काम करेगा। इसे प्रक्षेपित किया गया था एरियन 5 के जरिए। GSAT-24 हुआ था ये जून 2022 में। हमारे पास EOS-04 ये हुआ है फरवरी 2022 में। PSLV-C52 प्रक्षेपण यान था
जो इसे लेकर गया, और ये है एक EOS-04 है, जो ये रडार इमेजिंग उपग्रह है। रडार इमेजिंग ये उपग्रह हैं। EOS-04 के साथ 2 छोटे उपग्रह INS-2D और INSPIRE SAT-1 इसमें छोड़े गए थे। ये भी आप जरूर याद रखें। PSLV-C52 EOS-04। आगे हमारे पास EOS-03, ये हुआ है संपन्न अगस्त 2021 में, और GSLV-F10 जो था इसका प्रक्षेपण यान था, जो इसे लेकर गया, और यह भारत का पहला अत्याधुनिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह था जो असफल रहा है। यह भारत का पहला अत्याधुनिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह था, अर्थ ऑब्जर्वेशन उपग्रह था ये, जो कि असफल रहा है। अमेजनिया 01 अंतिम है हमारे पास। अमेजनिया 01 जो कि फरवरी 2021 में ये किया गया था। PSLV-C51 के जरिए इसे प्रक्षेपित किया गया था अंतरिक्ष में, और ये ब्राजील द्वारा विकसित पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। ये ब्राजील द्वारा विकसित पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। तो दोस्तों ये थे इसरो के द्वारा संपन्न किए गए मिशन। दोस्तों आगे हमें दिए गए हैं वर्ष 2022 से 23 के विभिन्न ऑपरेशन, जो कि भारत सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा चलाए गए थे। तो जान लेते हैं इनके बारे में भी हम। पहला हमारे पास ऑपरेशन सद्भावना, जो कि भारतीय सेना ने चलाया था जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों और LOC के पास के क्षेत्रों में लोगों की मदद करने के लिए। दूसरा है ऑपरेशन ऑक्टोपस, जो कि चलाया गया है NIA एवं ED द्वारा कट्टर इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI के विरुद्ध देश में हिंसा फैलाने एवं टेरर फंडिंग को लेकर इसमें छापामारी की गई थी। ऑपरेशन ऑक्टोपस। ऑपरेशन दोस्त भारत सरकार ने चलाया था तुर्की एवं सीरिया में आए भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन इसमें दोस्त चलाया गया था। ऑपरेशन दोस्त ये आप जरूर याद रखें। कहाँ चलाया गया था? ये भारत सरकार ने चलाया था तुर्की एवं सीरिया में आए भूकंप में लोगों की मदद करने हेतु। ऑपरेशन गरुड़ ये चलाया है CBI एवं NCB ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी नेटवर्क के खिलाफ एवं बहुचरणीय ऑपरेशन इसमें शुरू किया गया था। ऑपरेशन गरुड़। ऑपरेशन मेघ चक्र ये चलाया है CBI ने। इसके अंतर्गत जो है बाल यौन शोषण से जुड़ी सामग्री को ऑनलाइन प्रसारित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। बाल यौन शोषण से जुड़ी सामग्री को ऑनलाइन प्रसारित करने वालों के खिलाफ इसमें कार्रवाई करना इसमें शामिल था। ऑपरेशन मेघ चक्र CBI द्वारा इसको शुरू किया गया था। ऑपरेशन नारकोस रेलवे सुरक्षा बल ने चलाया। जून 2022 में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया था। ऑपरेशन नारकोस। ऑपरेशन मिशन अमानत भारतीय रेलवे ने चलाया। रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए। ऑपरेशन उपलब्ध ये चलाया है रेलवे सुरक्षा बल ने। रेलवे टिकट कालाबाजारी करने वालों की गतिविधियों पर अंकुश लगाना तथा लोगों को रेलवे टिकट उपलब्ध कराना। ऑपरेशन उपलब्ध। आगे है हमारे पास ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा चलाया था केंद्र सरकार ने। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया था। ऑपरेशन गंगा जो शुरू किया था, ये रूस यूक्रेन जो युद्ध हुआ था उसके कारण ये चलाया गया था, भारत सरकार ने चलाया गया था वहां से नागरिकों को निकालने हेतु ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन परिवर्तन चलाया है आंध्र प्रदेश पुलिस ने। भांग की खेती और आपूर्ति को खत्म करने के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया था आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा। ऑपरेशन आहट रेलवे सुरक्षा बल ने चलाया। महिलाओं तथा बच्चों को तस्करों से बचाना। ऑपरेशन देवी शक्ति ये चलाया है विदेश मंत्रालय ने। भारत के विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए इस मिशन की शुरुआत की है। भारत के विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए इस मिशन की शुरुआत की थी। ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन गंगा जो है जो चलाया गया था रूस यूक्रेन जो युद्ध हुआ था उसमें जो चलाया गया था, तो उसके कुछ परीक्षा उपयोगी पॉइंट्स इन्होंने दिए हैं, तो पढ़ लेते हैं। 26 फरवरी 2022 को भारत सरकार द्वारा विदेश मंत्रालय के सहयोग से ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की गई थी, विदेश मंत्रालय के सहयोग से। और इसका उद्देश्य यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों और लोगों को बाहर निकालना था। इसका जो उद्देश्य था वो यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों और लोगों को बाहर निकालना था। 26 फरवरी 2022 को यह चलाया गया था ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा के सफल क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने अपने चार मंत्रियों को यूक्रेन से सटे पड़ोसी देशों में भेजा था। कौन कौन से थे मंत्री और देश? किरण रिजिजू को भेजा गया था स्लोवाकिया में, हरदीप पुरी को भेजा गया था हंगरी में,
जनरल वी.के. सिंह को भेजा गया था पोलैंड में, ज्योतिरादित्य सिंधिया को भेजा गया था रोमानिया में। तो चारों मंत्री जो 4 देशों में गए थे, विभिन्न देशों में, ये आप ज़रूर याद रखें। भारत ने इस ऑपरेशन के तहत 2300 से अधिक भारतीय नागरिकों के साथ-साथ 18 देशों के 147 विदेशी नागरिकों को भी यूक्रेन से सफलतापूर्वक सुरक्षित निकाला है। और रूस के द्वारा 2 घोषित इसमें स्वतंत्र क्षेत्र किए गए थे, डोनेत्स्क और लुहांस्क, जो कि यूक्रेन के उत्तर-पूर्वी भाग के हिस्से हैं। तो रूस ने इनको मुक्त करा लिया था, मतलब रूस ने इन पर अपना अधिकार वर्चस्व जो स्थापित कर दिया था, डोनेत्स्क और लुहांस्क। अन्य बिंदु दिए गए हैं इसमें। यूक्रेन की जो राजधानी है वो कीव है, और यूक्रेन से सीमा साझा करने वाले हैं रूस, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्डोवा, काला सागर और एज़ोव सागर। और वर्तमान में यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वो वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की हैं। प्रधानमंत्री जो हैं वो डेनिस शमीहाल है। दोस्तों, इसी के साथ हमारा पूरा वीडियो कंप्लीट होता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।